जो सेगमेंट बचेगा यानी कि ऑसिलेटर के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट है जहां से आपको क्वेश्चन बनेंगे बेटा वो टू द पॉइंट बनाने की कोशिश करूंगा, है ना। तो एक क्वेश्चन आता है बेटा आपका दौलित वर्गीकरण से, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अगला टॉपिक है वो है दौलित्र का वर्गीकरण। दौलित्र वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर, कि ऑसिलेटर का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रिकल का वो तो खत्म कर दिया है ना, अब ये ज्यादा डीप में जाओगे तो बेटा वो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट आ जाएगा, है ना। तो अब जो भी मेरा जो सेगमेंट बचेगा यानी कि ऑसिलेटर के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट है, तो एक क्वेश्चन आता है बेटा आपका दौलित्र वर्गीकरण से, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अगला टॉपिक है वो है दौलित्र का वर्गीकरण। दौलित्र वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर, कि ऑसिलेटर का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना बेटा, आपके पास तरंगे दो ही होगी, या तो वो ज्यात तरंग होगी, ज्यात तरंग का मतलब साइन हो, कॉस हो, है ना, या फिर वो क्या होगी, अज्ञात तरंग होगी, जैसे कि ट्रायंगल हो, जैसे कि वर्ग हो, ठीक है। हाँ, तो इसी के आधार पर बेटा दौलित्र को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होगा आपकी ज्यावक्रीय यानी कि ज्यावक्र तरंग। तो पहला भाग कौन सा है, बहुत आसान है, टू द पॉइंट बताऊंगा। पहला भाग जो होगा वो आपका क्या होगा, ज्यावक्रीय, या बेटा जिसे कहते हैं ज्या तरंग, क्या कहते हैं, ज्या तरंग, ठीक है। उसके अलावा बेटा दूसरा क्या हो जाएगा, जो हो जाएगी अज्यावक्रिय, कौन सी होगी बेटा, अज्यावक्रिय, ठीक है। यानी कि जो मेरी क्या हो, साइनोसोडल नहीं हो। और बेटा ध्यान रखना इसके ही एक पार्ट का नाम क्या होता है, विश्रांति, विश्रांति दौलित्र। अब क्यों कहते हैं मैं बताऊंगा इसको, है ना, विश्रांति दौलित्र, है ना। देखो आराम से देखो बेटा, अब चाहे बेटा साइन लोगे, ये तरंग लोगे, यानी कि इस तरह के बेटा जिसमें किसी भी तरह का विश्राम नहीं होता, पहले चलेगा फिर घटेगा, ठीक है। हाँ। लेकिन जो अज्या होता है उसमें देखना बेटा, मान लो बेटा यहाँ से इसने प्लस किया, ये जीरो, ये पूरा टाइम क्या है, रिट्रेस पीरियड है। इस पीरियड को क्या बोलते हैं बेटा, विश्रांत समय। यानी कि यहाँ कोई सिग्नल आएगा, तो जब भी इस तरह के सिग्नल बने तो बेटा वो क्या होते हैं, विश्रांति दौलित्र द्वारा बनाए जाते हैं, जहां हमें आवर्ती को क्या देना पड़ता है, विश्राम देना पड़ता है, ठीक है। हाँ, तो ये इसके हो गए एग्जाम्पल, ठीक है। अब आराम से चलते हैं बेटा, सबसे पहले समझेंगे ये ज्यावक्रिय कितने प्रकार के होंगे और अज्यावक्रिय कितने प्रकार के होंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ लिखो दौलित्र। दौलित्र के अंदर हमने समझा कि पहला क्या होगा, ज्यावक्रिय या ज्या तरंग। उसके अलावा बेटा बी आपने क्या समझा, ये ए मान लेते हैं, बी हमने क्या समझा, अज्यावक्रिय। मेनली तो बेटा आपके हिसाब से इसके नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, अज्यावक्रिय, या बेटा इसी को हम क्या बोलेंगे, विश्रांति दौलित्र, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। क्या होता है बेटा इसका नाम, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर दौलित्र। आपको कोई इतना भी पूछ सकता है कि रिलैक्सेशन किस में आता है, तो बोलना अज्यावक्रिय में, ठीक है। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, ये जो ज्यावक्रिय होंगे वो कुल मिला के कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। आपने नाम सुना हुआ होगा, पहला नाम होता है हार्टले। पहला नाम क्या होता है बेटा, हार्टले ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर। दूसरा नाम क्या होता है सर, दूसरा नाम होता है कॉलपिट ऑसिलेटर। कौन सा होता है बेटा, कॉलपिट ऑसिलेटर, कॉलपिट दौलित्र, है ना, दौलित्र और ऑसिलेटर एक ही है ना। अच्छा, तीसरा कौन सा होता है, तो बेटा ज्या के अंदर ही हार्टले भी आता है, ज्या के अंदर कॉलपिट आता है, और बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा है, क्रिस्टल ऑसिलेटर। कौन सा है, क्रिस्टल ऑसिलेटर, है ना। और उसके अलावा बेटा एक और आता है, दौलित्र लिख दो, क्रिस्टल दौलित्र। और इसके अलावा बेटा एक और आता है चौथा और इंपॉर्टेंट, बेटा उसे क्या कहते हैं, आरसी फेज शिफ्ट, है ना, आरसी फेज शिफ्ट, क्या कहते हैं, आरसी दौलित्र, आरसी दौलित्र। कुछ नहीं है बेटा, इसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों होते हैं। अब ये जो आरसी दौलित्र होता है ना, ये हमारे कितने प्रकार का होता है बेटा, दो प्रकार का, एक होगा आरसी फेज शिफ्ट और दूसरा होगा वेन ब्रिज। नाम सुना हुआ है, बिल्कुल सुना हुआ है, ये याद होने चाहिए बेटा, नाम बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला क्या आएगा, क्या दे दे इसको, स्मॉल ए दे देता हूँ, ये हो जाएगा बेटा आरसी फेज शिफ्ट, और दूसरा आपके क्या हो जाएगा, वेन ब्रिज ऑसिलेटर। वेन ब्रिज का नाम सुना हुआ है ना, हाँ, वेन ब्रिज दौलित्र, ठीक है, बिल्कुल सही। अब ये जो पूरा पोर्शन है बेटा किसका है, इससे चाहे हार्टले से बनाओगे तो भी बेटा साइनोसोडल बनेगा, क्रिस्टल से बनाओगे तो भी साइनोसोडल बनेगा, बेटा कॉलपिट से बनाओगे तो भी साइनोसोडल, आरसी या वेन ब्रिज से बनाओगे तो साइनोसोडल। पर फर्क क्या है, क्रिस्टल वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। किसी को बेटा जैसे वेन ब्रिज है इसमें प्योर साइनोसोडल मिलेगा, है ना। इस तरह की खूबियां होती है जिनको हमें पढ़ना है, ठीक है। हाँ। उसके अलावा जो अज्यावक्रिय होती है बेटा वो तीन प्रकार की होती है। पहला होगा मल्टी वाइब्रेटर, पहला क्या हो जाएगा इसके अंदर, तो आप कहेंगे पहला होगा मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ब्लॉकिंग ऑसिलेटर, जहां पर अपने को पर्टिकुलर बैंड कोई आवृत्ति को ब्लॉक करना होगा, तो बेटा उसे क्या कहेंगे, ब्लॉकिंग ऑसिलेटर, ठीक है। और तीसरा और इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या होगा, जिसको आप कहेंगे बेटा कौन सा जनरेटर, स्वीप जनरेटर। क्या कहेंगे, स्वीप जनरेटर। तो स्वीप कह लो या फिर कह दो बेटा शॉर्ट टूथ, क्योंकि एक स्वीप के फॉर्म में वो सिग्नल्स देता है, तो स्वीप या कौन सा जनरेटर बेटा, शॉर्ट टूथ जनरेटर। नाम सुना हुआ है ना, बिल्कुल, शॉर्ट टूथ जनरेटर,
आराम से बेटा इनका नाम पढ़ लो, आपको नाम के अंदर से ही क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको कोई पूछेगा कि मल्टी वाइब्रेटर क्या है तो अज्यावक्रिय, ब्लॉकिंग क्या है अज्यावक्रिय, स्वीप जनरेटर क्या है अज्यावक्रिय, ठीक है। आपको कोई पूछेगा विश्रांति यानी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में कौन-कौन से आते हैं तो ये तीनों ही आते हैं, ठीक है। हाँ, ये क्या है नॉन साइनोसॉइडल और ये क्या है बेटा साइन। अब साइन के अंदर क्या होगा हार्टले, कॉलपिट, क्रिस्टल और आरसी में आरसी फेस शिफ्ट और वेन ब्रिज। नाम याद हो गए? बिल्कुल हो गए। अब एक-एक करके बेटा मैं आराम से आपको बताता हूँ कौन सी चीजें कहाँ पर काम आएगी, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले देखते हैं ये ज्यावक्रिय क्या होते हैं इनके बारे में। तो ए लिखो बेटा ज्यावक्रिय, ज्यावक्रिय दोलित्र। सिंपल सी बात क्या ध्यान में रखनी है कि इससे बनने वाला सिग्नल जो होगा वो कैसा होगा, पूर्णतः साइनोसोडियल होगा। कैसे होगा कि मान लो बेटा ये आपका एक सिग्नल है और ये आपका वी है, तो बेटा बनने वाला पूर्णतः क्या होगा एक साइनोसोडियल सिस्टम होगा। क्या ये साइन तरंग है? बिल्कुल है। तो अब मेरे को क्या समझ में आया, यहाँ से बेटा दो टाइम है, एक है ये T1 और ये T2। अगर पूरा समय बोलेंगे तो T1 प्लस T2, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे कि वो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जो कि डिजायर्ड यानी कि वांछित आवृत्ति के ज्यावक्रिय दोलन उत्पन्न करता है, यानी कि वे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, वे इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां युक्तियां जो वांछित, यानी कि वांछित का मतलब क्या होता है बेटा डिजायर, है ना। वांछित का मतलब डिजायर्ड, डिजायर्ड आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति? ज्यावक्रिय, डिजायर्ड ज्यावक्रिय, ज्यावक्रिय आवृत्ति को उत्पन्न करता है, डिजायर्ड ज्यावक्रिय आवृत्ति को उत्पन्न करता है। क्या कहलाएगा भैया? ज्यावक्रिय ऑसिलेटर कहलाएगा। ज्यावक्रिय यानी कि साइनोसोडल दोलित्र कहलाता है, कहलाता है। उम्मीद करता हूं बेटा ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। हाँ, अब शब्द है कि इसका प्रयोग कहाँ होगा, तो बेटा साइनोसोडल कहाँ चाहिए होता है, जैसे कि रेडियो रिसीवर हो, ट्रांसमीटर हो, इन दोनों में, है ना, आदि में। तो उदाहरण लिखना बेटा कहाँ प्रयोग होता है, तो लिखना रेडियो रिसीवर, जहां से जैसे सिग्नल आते हैं ना विविध भारती वगैरह के, तो रिसीव करने वाले जो होते हैं रिसीवर कहते हैं, तो रेडियो रिसीवर। इसके अलावा बेटा जो सिग्नल भेजते हैं ना उन्हें कहते हैं ट्रांसमीटर, यानी आगे पहुंचाने वाला काम। तो बेटा इसके अलावा कहाँ होता है, ट्रांसमीटर आदि में प्रयोग होता है, में प्रयोग होता है। क्या बेटा ये चीज समझ पा रहे हो? आप कहेंगे हाँ सर समझ पा रहे हैं। अब टू द पॉइंट चीजें चलेंगे बेटा, क्योंकि वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बढ़िया है ना, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से बेटा मैं आपको क्रंच करके चीजें समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें पहला जो हिस्सा आता है वो कौन सा ऑसिलेटर आता है, आपको बताया हार्टले ऑसिलेटर, है ना। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया। अब ज्यावक्रिय में पहला आता है हार्टले, हार्टले ऑसिलेटर। सर चित्र की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं बेटा, है ना। ऑसिलेटर बस कहूँ वो पॉइंट याद करके जाना बस, है ना। पहला पॉइंट तो ध्यान रखना, इसका प्रयोग कहां तक किया जाता है, तो बोलना बेटा इसका प्रयोग 20 किलोहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति के लिए किया जाता है। तो लिखना पहला पॉइंट और इंपॉर्टेंट, इसका प्रयोग कितने किलोहर्ट्ज से? 20 किलोहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक। सर इतना सारा? बिल्कुल बेटा, हर्ट्ज तक की आवृत्ति में होता है, आवृत्ति के लिए होता है। सर तो ये बताइए इसका नाम हार्टले ऑसिलेटर क्यों है? क्योंकि बेटा ये साइन तरंग तो उत्पन्न करता है, लेकिन इसे बनाने वाला कौन था? हार्टले नामक वैज्ञानिक, इसलिए बेटा इसका नाम ये है। तो क्या लिखोगे? इसका निर्माण हार्टले नामक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया बेटा? हार्टले नामक वैज्ञानिक द्वारा द्वारा किया गया। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, किया गया, वो ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे? पूछेगा ये हार्टले सर्किट ऐसा होगा किसका, तो बोलना बेटा यह प्योरली इंडक्टिव फीडबैक प्रयोग करने वाला सर्किट है। तो लिखना बेटा इसमें या इस सर्किट में क्या लिखोगे? फीडबैक के रूप में, फीडबैक के रूप में, फीडबैक तो समझते हो ना। हाँ, फीडबैक के रूप में क्या प्रयोग में लेते हैं बेटा? इंडक्टिव सर्किट प्रयोग में लेते हैं। इंडक्टिव यानी कि जिसमें कॉइल हो, इंडक्टर हो, ठीक है। हाँ, ये वाला इंडक्टिव सर्किट प्रयोग में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं। बेटा क्या इतनी सी चीज याद हो जाएगी? आप कहेंगे 100% सर ये चीज हमें याद हो जाएगी। तो लगे हाथ बेटा दो चीजें और याद कर लो। क्या कि ये होता कितने प्रकार का है, तो बेटा हार्टले ऑसिलेटर दो प्रकार का होता है ना। अभी नाम भी बड़े आसान है, हार्टले ऑसिलेटर कितने प्रकार का होता है बेटा? दो प्रकार का होता है। तो आप कहेंगे कौन सा? तो पहला तो बेटा इतना याद रखना, पहला होता है श्रेणी प्रकार का, श्रेणी पोषित, और दूसरा हो जाएगा समानांतर पोषित। पहला क्या हो जाएगा? श्रेणी पोषित, है ना, जहां से जो फीडबैक हो रहा है ना वो क्या हो रहा है बेटा? फीड किससे हो रहा है? श्रेणी से हो रहा है। पोषित का मतलब फीड, श्रेणी पोषित। और दूसरा क्या हो जाएगा? समानांतर पोषित या समानांतर फीडबैक, है ना, समानांतर पोषित। क्या सर इसका नाम ही काफी है? बिल्कुल बेटा इसके नाम ही काफी है, ठीक है। अब एक पूछा जाता है इसकी आवृत्ति का सूत्र क्या होता है, वो ध्यान रखना बेटा। जो नॉर्मल होता है ना वही होता है, डोंट वरी। तो यहां से बना एक ब्लॉक बनाओ, गोल्डन ब्लॉक, और इसमें लिखो
हार्टले की आवृत्ति, या कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं कि हार्टले की जो रेजोनेंस आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? हार्टले की रेजोनेंस आवृत्ति, आवृत्ति कितनी होती है? तो आप सभी को पता है बेटा, एफ आर बराबर क्या होता है? 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। सर ये तो नॉर्मली होती है। बिल्कुल बेटा, ये नॉर्मल ही है। ठीक है, बस यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, उस चीज पे गौर करना, ध्यान रखना बेटा। यहाँ पे क्योंकि ये सर्किट कौन सा है, कौन सा सर्किट है भैया? इंडक्टिव सर्किट है। कौन सा है? इंडक्टिव है। तो बेटा ध्यान रखना, इसमें दो इंडक्टर की कॉइल्स लगी होती है, एक का नाम होता है L1 और L2। तो बस यही इसमें गेम था, और इतना ही ध्यान रखोगे तो हो जाएगा बेटा। यहाँ पे जो ये L है ना, वो L नहीं, दरअसल क्या है? L इक्विवेलेंट है, और इस L इक्विवेलेंट का मान कितना हो जाएगा? ये होता है बेटा L1 प्लस L2। क्यों? क्योंकि ये दो इंडक्टर सर्किट से बना हुआ सेट है, और इसके समानांतर में क्या लगा होता है बेटा? कैपेसिटर। ठीक है, तो यानी कि सी का मान कितना होगा बेटा? सी। इतनी चीज बेटा याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ये वही फैराड इसका मान होता है ना, और इसका क्या होता है? हेनरी। और ये सर्किट बेटा ध्यान रखना, इस तरह का सर्किट होता है किसमें? हार्टले में। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, अब देखो बेटा, क्या ये चीज समझ में आ गई? आ गई। ठीक है, हाँ। अब क्योंकि बेटा इसमें इंडक्टर है और एल है, तो बेटा इसमें पूर्णतः साइनोसॉइडल नहीं मिलता। तो एक चीज ध्यान रखना, नोट डाल के लिख देना। क्या लिखोगे? हार्टले ऑसिलेटर की हानि यह है कि तरंग में हार्मोनिक उत्पन्न होती है ना। नोट, क्योंकि तरंग में, भैया एल और सी है ना, हाँ, इसलिए में कुछ हार्मोनिक भी उत्पन्न हो जाती है, भी उत्पन्न होती है। अतः हार्टले का सिस्टम भी, हार्टले का सर्किट पूर्णतः साइनोसोडल, साइनोसोडल, साइनोसोडल तो होता है, लेकिन पूर्णतः साइनोसोडल नहीं होता, पूर्णतः साइनोसोडल सिग्नल नहीं देता। देता है। आपको कोई पूछेगा क्या हार्टले पूर्णतः साइनोसॉइडल देता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एल और सी का प्रयोग है। क्या बेटा इतनी चीजें आपको याद रह जाएगी तो आपका हार्टले से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसका प्रयोग कहाँ होता है? 20 किलोहर्ट्ज से लगाकर 300 मेगाहर्ट्ज तक होता है। पहला क्वेश्चन छपने वाला, ठीक है, बहुत सही। दूसरा पूछेगा कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है, श्रेणी या समानांतर। तीसरा पूछेगा भैया इसका निर्माण किसने किया था? तो हार्टले नामक वैज्ञानिक ने। चौथा पूछेगा बेटा फीडबैक के रूप में क्या लेते हो? इंडक्टिव सर्किट। और ये सभी को याद है बेटा, एफ बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 पाई एल सी। एल का मान होता है L1 प्लस L2 और इसका सी। अब देखो एल और सी के कारण बेटा क्या होता है कि इसमें कुछ ना कुछ हार्मोनिक होती है, और इसके कारण ये सिग्नल पूर्णतः साइनोसॉइडल नहीं होता। बस इतनी चीज याद रखो। ठीक है, अगला क्या था बेटा? कुछ नहीं है। इसके अलावा जैसे L1 L2 है ना, उसकी जगह श्रेणी में उसने क्या लगा दिया? कैपेसिटर लगा दिया, और इसकी जगह इंडक्टर लगा दिया, बस। ठीक है, अब पढ़ेंगे बेटा कौन सा? कॉलपिट। कौन सा पढ़ेंगे? कॉलपिट ऑसिलेटर। बहुत आसान है। तो दूसरा लिखो बेटा कॉलपिट ऑसिलेटर। कॉलपिट ऑसिलेटर। सर इसमें क्या याद रखना है? 2 मिनट में बताता हूँ, है ना। कॉलपिट ऑसिलेटर, इसमें पहला पॉइंट तो आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है बेटा? इसकी आवृत्ति, कि इसकी आवृत्ति कितनी होती है। तो ध्यान रखना बेटा, इसके अंदर आपको इसमें और इसमें क्या याद रखना है कि इस कॉलपिट से आने वाली आवृत्ति कितनी होगी, यानी कि एफ आर कितनी होगी बेटा? 1/2 पाई एल सी। ये तो याद रहता है ना, हाँ। बट सी की जगह कुछ नहीं होगा बेटा, सी इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अब आराम से देखो बेटा, इसका सर्किट मैंने कैसा बताया था? ऐसा बताया था, है ना। इसमें कुछ नहीं है, एल की जगह उसने सी लगा दिया। उसने बेटा 2 एल की जगह 2 सी लगा दिए, और 1 सी की जगह एल लगा दिया। ठीक है, ये C1 C2। बाकी बेटा सेम टू सेम कॉलपिट का सर्किट कैसा है? सेम टू सेम हार्टले जैसा है। अब बताओ बेटा, ये इसके लिए सी इक्विवेलेंट जब भी दो समानांतर में होता है, ये दोनों क्या है बेटा? श्रेणी में है। तो श्रेणी में कैसे निकालते हो? तो आप सभी को पता है बेटा, C1 इंटू C2 बटे में C1 प्लस C2। क्या यही करते हो कि नहीं करते? आप कहेंगे हाँ, तो बस यहाँ पे भी यही करना है। ठीक है, तो ये मान क्या आ जाएगा? फेराडे, फेराड। और बेटा ये क्या आ जाएगा? एल का मान किस में आ जाएगा? हेनरी में। ठीक है, और ये क्या है? आवृत्ति। कहाँ? रेजोनेंस में। क्या सर इतना करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो, यहाँ पर आपको समझ में आ गया ये क्यों C1 C2 हो रहा है? क्यों? क्योंकि ये दोनों सब श्रेणी में होते हैं, और श्रेणी में इफेक्टिव जो होता है सी, वो ये होता है। ठीक है, हाँ। चलिए, तो इस तरह बेटा आपने दूसरा भी याद कर लिया, है ना। तीसरा क्या था आपके पास? तीसरा क्रिस्टल। इसके लिए बहुत सारी बातें ध्यान में रखना है बेटा, ये सबसे ज्यादा स्थायी भी यही होता है ना। तो अगला लिखो। अब देखना बेटा, यहाँ पर भी आपने क्या लिया? ये सर्किट लिया। इस सर्किट को क्या कहते हैं? टैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? टैंक सर्किट। टैंक सर्किट कुछ नहीं होता बेटा। टैंक सर्किट के मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एल और सी होगा, है ना। क्या इधर भी टैंक सर्किट है? हाँ सर, इधर भी हमारा क्या है? टैंक सर्किट। अब जो क्रिस्टल ऑसिलेटर होगा ना बेटा, उसने इस टैंक सर्किट को हटा के क्या बना दिया? एक क्रिस्टल लगा दिया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो तीसरा पढ़ो बेटा, क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर। पहली लाइन क्या लिखनी है? तो ध्यान रखना बेटा, इसमें टैंक के स्थान पर क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है ना। तो लिखना इस ऑसिलेटर में, या इस दोलित्र में, किसके स्थान पर? टैंक के स्थान पर, के स्थान पर क्रिस्टल का प्रयोग होता है। अब ये क्रिस्टल क्या होता है मैं बताता हूँ, है ना। क्रिस्टल का प्रयोग
होता है। आपको एग्जाम में पूछेगा अच्छा क्रिस्टल का प्रयोग होता है तो क्रिस्टल कौन सा होता है? क्रिस्टल यानी कि जैसे ठोस भी होता है, जैसे हीरा भी क्या है क्रिस्टल है ना? उसी तरह से बेटा आपको क्रिस्टल पूछेगा तो ध्यान रखना बेटा इसमें क्रिस्टल के रूप में क्वार्ट्ज तथा रोचेले साल्ट प्रयोग में लेते हैं। तो लिखना इसमें क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टल के रूप में क्या काम में लेते हैं बेटा? क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज तथा कौन सा साल्ट? रोचेले साल्ट, रोचेले, क्वार्ट्ज तथा रोचेले साल्ट प्रयोग में लेते हैं। कौन सा लोगे बेटा? क्वार्ट या रोचेले साल्ट प्रयोग में लेते हैं। क्या चीज क्लियर हो गई? हाँ, इसको बेटा रोचेले की जगह रोशेल भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जगह अगर रोशेले भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, रोचेले रोशेले है ना। हाँ, ये लो। क्या चीज क्लियर हो गई? हाँ सर क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट कभी मत भूलना बेटा, इसमें टैंक के स्थान पे क्या लोगे? क्रिस्टल, और क्रिस्टल क्या होगा? क्वार्ट्ज या रोचेले है ना। अब इसे होगा क्या? इधर आओ। इसमें क्या था भैया? एल और सी था, और इसमें एल और सी की जगह क्या लगाएंगे? हम छोटा सा क्रिस्टल लगाएंगे क्वार्ट्ज का। तो बताओ बेटा इससे स्थायित्व बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 100% बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एल और सी जैसी समस्या नहीं होगी। तो लिखना बेटा इसकी आवर्ती स्थायी होती है। क्या लिखोगे? इसके द्वारा मिलने वाली आवर्ती में क्या होता है बेटा? स्थिरता का गुण होता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, यहां से मास्टर पॉइंट बना दो और लिख देना, क्योंकि क्रिस्टल ऑसिलेटर में, ऑसिलेटर में किसके स्थान पर? टैंक के स्थान पर। किसके स्थान पर बेटा? टैंक के स्थान पर, टैंक के स्थान पर क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टल का प्रयोग होता है। अतः अतः इसकी आवर्ती कैसी होती है बेटा? उच्च होती है। इसकी आवर्ती स्थायित्व कैसा होता है बेटा? उच्च होता है। ध्यान, उच्च होती है। क्या इतनी सी चीज बता दोगे बेटा? क्या सर्वाधिक होती है सर? बिल्कुल बेटा सर्वाधिक इसी की होती है ना। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल का प्रयोग हमने किया है, ठीक है। यहां से बेटा क्या होता है, एक क्वेश्चन और पूछेगा कि इसका प्रयोग कितने आवर्ती तक होता है? तो बोलना बेटा इसका प्रयोग 50 किलोहर्ट्ज से 50 मेगाहर्ट्ज तक की आवृत्ति पर होता है, ठीक है। और स्थायित्व कितना होता है? तो बोलना बेटा लगभग देख लो 0.02% तक होता है ना। यहाँ लिख दो यह स्थायित्व 0.02%, या ऐसा नहीं, ऐसे लिखो इसका प्रयोग, अरे क्या हुआ, ऐसा लिखो, हाँ इसका प्रयोग, अगला पॉइंट लिखना इसका प्रयोग 50 किलोहर्ट्ज से 50 किलोहर्ट्ज से कितना होता है बेटा? 50 मेगाहर्ट्ज तक होता है। इतनी ज्यादा आवृत्ति पर होता है ना। लेकिन आवृत्ति किसकी ज्यादा है? अभी भी आवृत्ति देख लो बेटा, अभी भी इसी की ज्यादा है। ये कौन है? हार्टले की, ये 300 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। और ये कितना है? ये 50 हर्ट्ज है, ठीक है। हाँ, तो कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो भैया 50 आवृत्ति तक होता है। क्या इतनी छोटी चीजें आप याद में रख लेंगे क्या? आप कहेंगे हाँ सर रख लेंगे, ठीक है। हाँ। अब इसका प्रयोग कहाँ होगा? तो सिंपल सी बात है, इसका प्रयोग भी कहाँ होगा? रेडियो रिसीवर में। इसका प्रयोग भी रेडियो रेडियो रिसीवर में होगा। तो सर इसको अलग क्यों लिखा है? अभी बताता हूँ। रेडियो रिसीवर में होगा, जहां जहां क्या चाहिए हो? आवर्ती में स्थिरता। जहां आवर्ती स्थिरता की जरूरत हो। स्थिरता यानी कि कंटिन्यूटी, फिक्स है ना, स्थिरता की जरूरत हो। बस इतना याद रख लो, बहुत है, ठीक है। हाँ। अब ध्यान रखो बेटा, एक चीज और मुझे बताओ, कभी ये सोचा बेटा ये क्वार्ट्ज है, ये रोचेले साल्ट है, ये है क्या? बेटा ये है पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ, इसलिए इसका सिद्धांत क्या है? पीजो इलेक्ट्रिक सिद्धांत। बहुत बढ़िया, यही पूछना चाह रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर एक मास्टर पॉइंट लो, क्योंकि इसमें क्वार्ट्ज, रोचेल साल्ट जैसे क्रिस्टल का प्रयोग किया गया है, जैसे पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थों का प्रयोग किया जाए। अब ये पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ कुछ नहीं बेटा, आजकल वो ट्रेड मिल आती है जिसके ऊपर चलते हैं और फिर बिजली बन जाती है ना, वो पदार्थ होते हैं। बच्चों के जूते देखो बेटा, जिसमें वो चलते हैं और लाइट लगती है, वो सब पीजो इलेक्ट्रिक होते हैं ना। पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ का प्रयोग किया गया है। इसमें क्वार्ट्ज, रोचेले साल्ट जैसे पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थों का प्रयोग हुआ है। इसीलिए बेटा इनका कार्य सिद्धांत क्या है? यानी कि इस क्रिस्टल दोलक का संचालन पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ पर आधारित होता है। अतः अतः क्रिस्टल दोलित्र का संचालन किस पर आधारित होता है भैया? पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर
आधारित होता है। क्या बेटा इतनी सी चीज याद रख लोगे क्या? आप कहेंगे 100% याद रख लेंगे सर, तो मैं कहूंगा आपको फिर कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना बेटा, इसको भी, ये भी दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी अनुनादी और एक समान। ठीक है, तो लिखना यह श्रेणी तथा समानांतर अनुनादी सर्किट प्रकार का हो सकता है। समांतर अनुनादी है ना, रेजोनेंस प्रकार का हो सकता है। कभी पूछे तो पता रहना चाहिए, प्रकार का होता है। क्या इतनी चीज याद रख लोगे? बिल्कुल रख लेंगे। ठीक है, हाँ। एक पॉइंट और ध्यान रखना बेटा, क्योंकि इसमें क्रिस्टल का प्रयोग हुआ है ना, इसलिए बेटा इसको कभी भी लो पावर फैक्टर के साथ कार्य नहीं कराते। क्या बोला मैंने? पावर फैक्टर पे कार्य कराने के लिए बेटा एल और सी चाहिए। अगर एल और सी नहीं है तो बेटा इसे हम लो पावर फैक्टर, ये 300 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, और ये कितना है? ये 50 हर्ट्ज है। ठीक है, हाँ, तो कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो भैया 50 आवृत्ति तक होता है। क्या इतनी छोटी चीजें आप याद में रख लेंगे क्या? आप कहेंगे हाँ सर रख लेंगे। ठीक है, हाँ। अब इसका प्रयोग कहाँ होगा? तो सिंपल सी बात है, इसका प्रयोग भी कहाँ होगा? रेडियो रिसीवर में। इसका प्रयोग भी रेडियो रेडियो रिसीवर में होगा। तो सर इसको अलग क्यों लिखा है? अभी बताता हूँ। रेडियो रिसीवर में होगा, जहां जहां क्या चाहिए हो? आवृत्ति में स्थिरता। जहां आवृत्ति में स्थिरता की जरूरत हो। स्थिरता यानी कि कंटिन्यूटी, फिक्स है ना, स्थिरता की जरूरत हो। बस इतना याद रख लो, बहुत है। ठीक है, हाँ। अब ध्यान रखो बेटा, एक चीज और मुझे बताओ, कभी ये सोचा बेटा ये क्वार्ट्ज है, ये रोचेले साल्ट है, ये है क्या? बेटा ये है पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ, इसलिए इसका सिद्धांत क्या है? पीजो इलेक्ट्रिक सिद्धांत। बहुत बढ़िया, यही पूछना चाह रहा था। ठीक है, तो यहां पर एक मास्टर पॉइंट लो, क्योंकि इसमें क्वार्ट्ज, रोचेल साल्ट जैसे क्रिस्टल का प्रयोग किया गया है, जैसे पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थों का प्रयोग किया जाए। अब ये पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ कुछ नहीं है बेटा, आजकल वो ट्रेड में लाती है जिसके ऊपर चलते हैं और फिर बिजली बन जाती है ना, वो पदार्थ होते हैं। बच्चों के जूते देखो बेटा, जिसमें वो चलते हैं और लाइट लगती है, वो सब पीजो इलेक्ट्रिक होते हैं ना। पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ का प्रयोग किया गया है। इसमें क्वार्ट्ज, रोचेले साल्ट जैसे पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थों का प्रयोग हुआ है। इसीलिए बेटा इनका कार्य सिद्धांत क्या है? यानी कि इस क्रिस्टल दोलक का संचालन पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ पर आधारित होता है। अतः अतः क्रिस्टल दोलित्र का संचालन किस पर आधारित होता है भैया? पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर आधारित होता है। क्या बेटा इतनी सी चीज याद रख लोगे क्या? आप कहेंगे 100% याद रख लेंगे सर, तो मैं कहूंगा आपको फिर कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना बेटा, इसको भी, ये भी दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी अनुनादी और एक समान। ठीक है, तो लिखना यह श्रेणी तथा समानांतर अनुनादी सर्किट प्रकार का हो सकता है। समांतर अनुनादी है ना, रेजोनेंस प्रकार का हो सकता है। कभी पूछे तो पता रहना चाहिए, प्रकार का होता है। क्या इतनी चीज याद रख लोगे? बिल्कुल रख लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान रखना बेटा, क्योंकि इसमें क्रिस्टल का प्रयोग हुआ है ना, इसलिए बेटा इसको कभी भी लो पावर फैक्टर के साथ कार्य नहीं कराते। क्या बोला मैंने? पावर फैक्टर पे कार्य कराने के लिए बेटा एल और सी चाहिए। अगर एल और सी नहीं है तो बेटा इसे हम लो पावर फैक्टर के साथ कार्य नहीं करा सकते, केवल इसको अच्छे पावर फैक्टर के साथ ही काम करा सकते हैं। ठीक है, तो लिखना क्या लिखेंगे सर? क्या लिखेंगे? इसको कभी भी लो पावर फैक्टर के साथ, इस क्रिस्टल ऑसिलेटर की प्रमुख हानि है कि इसे लो पावर फैक्टर के साथ कार्य नहीं कराया जा सकता। ठीक है, यही लिख दो ना, इसकी हानि यह है कि इसे किस पावर फैक्टर द्वारा? लो पावर फैक्टर पर कार्य नहीं करा सकते। ठीक है, बस और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको इसमें क्या समझ में आया कि सर इसमें हम टैंक की जगह क्या लेते हैं? रोचेले साल्ट वाले क्रिस्टल लेते हैं, और क्योंकि ये पीजो इलेक्ट्रिक होता है इसलिए इसका कार्य सिद्धांत भी क्या होता है? पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ। अब उसके बाद और क्या याद रखना है, और उसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है कि भैया इसकी आवृत्ति भी क्या होती है? सबसे ज्यादा स्थिर होती है। कितनी होती है बेटा? इसे 50 हर्ट्ज से 50 मेगाहर्ट्ज तक कार्य कराया जा सकता है। अब क्योंकि इसमें क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल होने के कारण बेटा इसे लो पावर फैक्टर के साथ काम नहीं करा सकते। ठीक है, चीजें क्लियर? इतनी ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब चौथा आपका कौन सा होता है? आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। कौन सा होता है? आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। अब यहां से भी आपको क्या मिलता है? साइन मिलती है ना, साइनोसोडल तरंग ही तो मिलती है कि नहीं? हाँ।
इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि भैया कि आरसी फेज शिफ्ट के अंदर बेटा 180 डिग्री का क्या आता है बेटा, धनात्मक फेज शिफ्ट उत्पन्न किया जा सकता है ना। तो लिखना इसमें 3 स्टेज द्वारा 180 डिग्री पर फेज उत्पन्न करने की सुविधा होती है, फेज शिफ्ट। अब इसका नाम क्या है बेटा, आर सी, और फेज शिफ्ट किससे उत्पन्न करोगे, आर और सी से। मैं भी बताता हूँ ना, कितनी स्टेज द्वारा, 3 स्टेज द्वारा 180 फेज शिफ्ट उत्पन्न करने की सुविधा होती है, उत्पन्न करने की सुविधा होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके लिए एक चीज और याद रखो बेटा, इसके रेजोनेंस की आवृत्ति ध्यान रखना कितनी होती है, वो मैं बताता हूँ। देखो कैसे करेगा, क्या है बेटा, आर सी, तो यहाँ लगा होगा पहले सी, और इसके साथ बेटा क्या लगा होगा, आर, फिर लगा होगा सी, फिर आर, फिर ये सी, फिर आर। मुझे आप खुद बताओ, मुझे आप खुद बताओ, ये है C1 R1, ये क्या है C2 R2, ये है C3 R3। जब यहाँ से कोई सिग्नल आएगा ना, तो बेटा 60 डिग्री का फेज शिफ्ट यहाँ से मिलेगा, 60 डिग्री का यहाँ से मिलेगा, और 60 डिग्री का यहाँ से मिलेगा। कुल मिला के मुझे क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिल जाएगा, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से एक चीज और ध्यान रखना बेटा, इसकी तुल्य आवर्ती का सूत्र ध्यान रखना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतना होता है तो याद रखना बेटा, इसके लिए जो रेजोनेंस आवृत्ति होती है ना, रेजोनेंस आवृत्ति वो कितनी होगी, तो ध्यान रखना इसके लिए रेजोनेंस आवृत्ति होती है FR बराबर 1/2 पाई। FR बराबर क्या होता है, 1/2 पाई R इंटू सी इक्विवेलेंट, क्योंकि R है और C इक्विवेलेंट है, और यहाँ पर क्या होता है √6। बस इतना याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब सर यहाँ पर ये R भी इक्विवेलेंट आएगा, मैं कहूंगा आएगा। ये R क्या है देखना बेटा, क्योंकि ये R बेटा देखो R1 R2 R3 है ना, तो बस इसको थोड़ा सा याद रखो बेटा, ये क्या हो जाएगा, R1 को जोड़ोगे सबको। ठीक है, और वहीं बेटा ये C इक्विवेलेंट जब आप निकाल रहे होंगे, तो बेटा C को भी उल्टा करना पड़ेगा, और अपने को क्या करने का, 1/C और 1/C को जोड़ना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों होता है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं बेटा, ये नहीं पूछेगा आपको, अब बस ध्यान रखो। ठीक है, कि ये C क्या है 1/this और R क्या है 1/this, और ये मान क्या होता है 1/2 पाई R इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट √6, इसको मत भूलना। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा सर इस RC का फायदा क्या है, तो इधर आओ बेटा, क्या मुझे ये R और C था तो मुझे उच्च आवृत्ति के दोलन मिल रहे थे, हाँ सर मिल रहे थे। ये क्रिस्टल है बेटा, इसके अंदर भी आपने क्रिस्टल यूज किया है, तो क्या इसे निम्न आवृत्ति पर चला पा रहे थे, नहीं। लेकिन जैसे ही मैं RC पे आया, तो बेटा मुझे क्या मिला, रेजिस्टेंस प्रभाव मिला, और यहाँ से बेटा इसकी एक ही खास बात है, क्या खास बात है, नोट करके लिखो कि इस प्रकार के जो ऑसिलेटर होते हैं, दोलित्र होते हैं बेटा, वो निम्न आवृत्ति की तरंगे भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो लिखना, इस प्रकार के दोलित्र निम्न आवृत्ति पर भी, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी पर भी, निम्न आवृत्ति पर भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, पर भी सिग्नल उत्पन्न कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। बस ये आपका ज्या 100% कंप्लीट है ना, कुछ नहीं, बिल्कुल आसानी से हार्ट ले। इसमें L1 + L2 था, बाकी 1/2 पाई LC खत्म। कॉलपिट इसमें क्या था, C 2 बार था, तो C1 + C2 खत्म। ठीक है, उसके अलावा बेटा आपको क्या पढ़ाया, क्रिस्टल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, उस टैंक की जगह हमने क्या लगाया, क्रिस्टल रोचेलस आर्ट। ये है क्या, पीजो इलेक्ट्रिक, इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक पदार्थ। याद हो गया, खत्म। उसके बाद RC में भी 2 होते हैं, वेन ब्रिज और ये है ना। RC के अंदर बेटा हर शिफ्ट कितना देती है, 60 और बेटा कुल मिला के बेटा हमें क्या मिल जाता है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। ठीक है, हाँ चलो, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, इसकी जगह यहाँ तक 60 मिल गया, यहाँ तक 120 मिल गया, और यहाँ तक आपको क्या मिल गया, 180 डिग्री पूरा। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, इससे निम्न आवृत्ति के सिग्नल भी उपलब्ध कर सकते हैं बेटा, ध्यान रखना, और 1/2 पाई √C। ठीक है, क्या चीजें याद हो गई, बिल्कुल हो गई है ना। हाँ, एक छोटा सा चीजें और याद रख लो, इससे बेटा निम्न आवृत्ति की तो हो सकती है, लेकिन क्या इसे परिवर्तन आवृत्ति के सिग्नल बना सकते हैं, नहीं, ये ध्यान रखना। तो एक पॉइंट और ध्यान रखना, इससे, क्योंकि इसमें R है ना बेटा, परिवर्तित करने के लिए तो L भी चाहिएगा है ना, तो इससे परिवर्ती आवृत्ति के दोलन प्राप्त नहीं कर सकते। इससे परिवर्तित होने वाली, यानी कि चेंज होने वाली, परिवर्तित होने वाली आवृत्ति के दोलन प्राप्त नहीं कर सकते। चलो, आपको पहला तो हो गया क्लियर। अब बेटा एक आपको पता है वेन ब्रिज, आप हमेशा नाम पढ़ते हो ना, उसके लिए एक चीज याद रखो है ना। अब अगला इसके अंदर बेटा कौन सा आता है, वेन ब्रिज। सर इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट लिखा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्या था, वेन ब्रिज दोलित्र। सर इसमें क्या याद रखना है, तो पहला पॉइंट तो बेटा इसमें यही याद रखना है, सबसे पहले इसके द्वारा प्योर, पूरी तरह आपको पूछेगा ना, प्योर साइनोसॉइडल किससे मिलेगी, तो इससे मिलेगी है ना। तो आपको बोलेगा पूरी तरह, यानी कि प्योर ज्या तरंग किससे मिलती है बेटा, वेन ब्रिज से मिलती है, वेन ब्रिज दोलित्र से मिलती है। ये वो पॉइंट है बेटा, खूबसूरत पॉइंट, जो हर एक दूसरे एग्जाम में पूछते हैं कि प्योर साइनोसॉइडल किससे मिलेगी, तो इसी से मिलेगी है ना। स्टार कर दो 100 बार। और इसके लिए एक ध्यान रखो बेटा, आवर्ती का सूत्र क्या होता है, तो आवर्ती का सूत्र ध्यान रखना बेटा, क्या होगा, FR बराबर क्या हो जाएगा, ये सब रेजोनेंस आवर्ती है ना, 1/2 पाई RC। क्या इतनी चीज याद रह जाएगी, हाँ सर 100% रह जाएगी। ठीक है,
ये R कब है? जब मेरे R1 का मान R2 के बराबर है और वो क्या है बेटा R। और ये C कब है? जब C1 का मान C2 के बराबर है और वो क्या है C। इतनी चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं बेटा आपको ये भी फॉर्मूला देना तो वो भी गलत नहीं है, 1/2 पाई R1 R2 C1 C2। वैसे ये पूछेंगे नहीं आपसे, इतना सा याद रखो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक ठीक। तो यहाँ तक बेटा हमने क्या देखा, यहाँ तक हमने क्या देख लिया, ये सारे सिग्नल देख लिए। कौन से सिग्नल देख लिए? जिस पे अपने को क्या है, साइनोसोडल उत्पन्न करने वाले जितने भी थे बेटा, जो भी आपके इंपॉर्टेंट, वो सारे हमने देख लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब अज्यावक्रिय टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा बेटा, क्या होता है जिसमें अज्यावक्रिय तरंगे उत्पन्न करोगे। साइन की कर लिए, वर्ग है, ये सारी तरंगे उत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो लिखो बेटा बी, बी अज्यावक्रिय तरंग, है ना। या कह सकते हैं बेटा इसे विश्रांति तरंग। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखो। इस प्रकार के दोलित्र वर्गाकार, त्रिभुजाकार और सौतुर तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार के दोलित्र वर्गाकार, त्रिभुजाकार तथा शॉर्टूथ तरंगे उत्पन्न करते हैं। क्या बेटा ये आसान लग रहा है आपको? बिल्कुल बेटा बहुत आसान है, ठीक है। अब ध्यान रखना कैसी होगी वर्गाकार। तो बेटा वर्गाकार देखो इस तरह की तरंग होती है। ये तरंग कौन सी है? वर्गाकार। त्रिभुजाकार पूछे तो बेटा ये होती है आपकी त्रिभुजाकार, अरे है कि नहीं? हाँ। उसी तरह बेटा शॉर्टूथ पूछे ना तो ध्यान रखना इस तरह की तरंग होती है। अब आपको एक शब्द आता है विश्रांति काल। बेटा विश्रांति यानी कि रिलैक्सेशन। बेटा देखो आराम से रिलैक्सेशन मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने को संकेत नहीं दे रही है, तो उसे कहते हैं रिलैक्सेशन, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये क्या है आपकी त्रिभुजाकार, और ये क्या है बेटा आपकी शॉर्टूथ। क्या है? शॉर्टूथ, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बहुत सही। अब देखना बेटा इसका निर्माण में, अज्यावक्रिय का निर्माण बेटा क्या होता है, इसको बेटा क्या कहते हैं? देखो पर्टिकुलर समय में क्या होता है बेटा, विश्रांत भी आता है। इसलिए बेटा इसे विश्रांति दोलित्र भी कहते हैं, क्योंकि अपने को पूरे समय पर सिग्नल नहीं देना पड़ता है, हमें कुछ समय पर इसे रिलैक्स करना पड़ता है, इसलिए बेटा इसे रिलैक्सेशन ऑसिलेटर भी कहते हैं। विश्रांति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन, ठीक है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? हो गया। अब बेटा पहला आपके पास पार्ट कौन सा आता है? पहला आता है मल्टी वाइब्रेटर। इसके अंदर पहला हिस्सा कौन सा आता है? मल्टी वाइब्रेटर। कौन सा हिस्सा आता है बेटा? मल्टी वाइब्रेटर। आराम से पढ़ेंगे। ये मल्टी वाइब्रेटर क्या है? मल्टी वाइब्रेटर अलग अलग मान की क्या होती है बेटा? आवृत्ति पर सिग्नल उत्पन्न करने का यंत्र होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? तो लिखना ये एक विशेष प्रकार का दोलित्र है जो कि मूल आवृत्ति से अलग अलग हार्मोनिक पर आवृत्ति उत्पन्न करता है। क्या लिखोगे? यह एक विशेष प्रकार का दोलित्र है जो, अब देखो साइन में तो क्या था, आवृत्ति फिर भी लगातार बदलती नहीं थी, है ना। तो ये क्या होता है बेटा, जो विभिन्न हार्मोनिक्स पर, हार्मोनिक यानी कि अलग अलग संकेतों पर, मैं लिखता हूं बेटा हार्मोनिक मतलब अलग अलग आवृत्ति पर, अलग अलग आवृत्ति पर संकेत उत्पन्न करता है ना। या कह सकते हैं बेटा ज्यावक्रिय संकेत उत्पन्न करता है, ठीक है। बहुत सही। अब सुनना बेटा इसके अंदर से पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, मैं टू द पॉइंट बनाता हूं। इसमें पहला क्या होता है बेटा, इसके तीन प्रकार होते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं। तो आपसे कहेंगे कौन से, तो बेटा ये तीन प्रकार कौन से होते हैं? तो देखो आराम से देखो, मैं अभी तुरंत आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ लिखोगे मल्टी वाइब्रेटर। जो पॉइंट बता रहा हूं बेटा वो चीज याद करना, है ना। मल्टी वाइब्रेटर ये कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के, है ना। पहला कौन सा होगा? पहला आप सब जानते हैं, जिसके अंदर बेटा इसको क्या बोलते हैं? ए स्टेबल। क्या बोलते हैं? ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा? ए स्टेबल हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? मोनो स्टेबल। और इसके अलावा तीसरा क्या हो जाएगा बेटा? बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है। टू द पॉइंट चीजें बताता हूं बेटा, ध्यान रखना। जो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है ना, इसे क्या बोला जाता है? इसका नाम ध्यान रखना बेटा, इसे फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर भी कहा जाता है। इसे फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर कहते हैं, मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। क्या बेटा इतना छोटा सा नाम याद रह जाएगा? हाँ सर रह जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बेटा इसका नाम क्या है? ए स्टेबल। ए का मतलब कुछ नहीं, तो बेटा क्या बोलोगे? इसके अंदर कोई भी स्थायी स्टेज नहीं होती। क्या लिखोगे? इसमें स्थायी स्टेज क्या होता है बेटा? नहीं होती है। क्या चीज क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ होगा बेटा? डिले और टाइमिंग सर्किट में। तो इसका उपयोग डिले तथा टाइमिंग सर्किट में होता है। टाइमिंग सर्किट में, क्लियर। अब देखो मोनो स्टेबल के अंदर बेटा कितनी होती है? एक ही स्टेबल स्टेज होती है। कितनी होती है? तो बोलना
इसमें इसमें एक स्टेबल यानी कि एक स्थायी, क्या बोलोगे, एक स्थायी स्टेज होती है। स्टेबल का मतलब होता है स्थायी, है ना? स्टेज होती है। क्या इतनी सी चीज याद रह जाएगी? हाँ सर बिल्कुल रह जाएगी। इसके अंदर एक स्थायी स्टेज होती है। बेटा जब एक स्थायी होगी तो इसको क्या कहेंगे? वन शॉट। तो बेटा इसे वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। इसे वन शॉट, अब वन शॉट के से याद आया बेटा, एक यूट्यूब पे एक चैनल में पढ़ा है वन शॉट, है ना, तो वो पढ़ लेना, अच्छा है बैटरी का। इसे वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। याद हो गया? हाँ सर याद हो गया। ऐसे ही याद करना बेटा बहुत आसान है। इसे वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर, क्योंकि एक ही स्टेज होती है ना, इसलिए। अब इसका प्रयोग कहाँ करोगे? तो कंप्यूटर में स्थायी अस्थायी मेमोरी के लिए करोगे। अस्थायी मतलब जैसे रैम वगैरह होती है ना, जिसमें लाइट जाते ही सब सूचना चली जाती है, वो। तो इसमें इसे कंप्यूटर की इसे कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी के रूप में प्रयोग में लेते हैं। अस्थायी मेमोरी के रूप में प्रयोग लेते हैं, प्रयोग लेते हैं। है चीजें क्लियर हुई? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हुई। 2 मिनट रुक जाओ, अभी सब क्लियर हो जाएगा। बाई स्टेबल, बेटा बाई स्टेबल का दूसरा नाम पूछा जाता है तो इसे फ्लिप फ्लॉप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देखो बाई का मतलब क्या होता है? दो। बाई का मतलब क्या होता है बेटा? दो। और दो स्टेज किसमें होती है? फ्लिप फ्लॉप में। 0 और 1 होती है कि नहीं होती है? तो बेटा इसे ध्यान रखना। इसे इसे फ्लिप फ्लॉप पढ़ा है ना? फ्लिप फ्लॉप बिल्कुल पढ़ा है ना? इसे फ्लिप फ्लॉप मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। आसान है, बिल्कुल आसान है। इसे क्या कहेंगे बेटा? इसे फ्लिप फ्लॉप मल्टी वाइब्रेटर भी कहेंगे, ठीक है? और बेटा आप खुद बता दो, जब इसका नाम बाई स्टेबल है तो इसमें कितनी स्टेबल होगी? तो लिखना इसमें इसमें कितनी स्थायी होगी बेटा? तो दो स्थायी स्टेज होती है, स्टेज होती है, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो आपको सिंपल सा याद रखना है, मल्टी वाइब्रेटर 3 तरह के होते हैं। अस्टेबल यानी कोई स्टेबल नहीं, मोनो में 1 और बाई में 2। इसे फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। इसे क्या कहोगे? वन शॉट। और इसे क्या कहोगे बेटा? रनिंग ऑसिलेटर। इसे डिले और टाइमिंग सर्किट पे यूज करेंगे, है ना? जैसे कि आपके सर्किट ब्रेकर के अंदर जो टाइमिंग सर्किट होते हैं उनमें। इसको कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी में करोगे। और बेटा बाई स्टेबल कहां करोगे? आप सभी जानते हैं बेटा, फ्लिप फ्लॉप के रूप में, ठीक है? ये लो भैया कंप्लीट। उसके बाद दूसरा होता है ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। क्या होता है बेटा? ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। चलिए दूसरा ये भी पढ़ लेते हैं। सर ये क्या होता है? ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। ब्लॉकिंग ऑसिलेटर, सर इसका काम क्या होता है? अरे रुक यार दौलित। तो आपको पता है बेटा, इसका प्रयोग आपसे पूछा जाता है, और वो क्या होता है? जब जब नॉन साइनोसोडल यानी कि अज्यावक्रिय में, ज्यावक्रिय तरंग में किसकी करनी हो बेटा? ब्लॉक करना हो, कोई सिग्नल बंद करना हो, है ना, में किसी पार्ट पर, किसी हिस्से पर ब्लॉकिंग यानी कि बंद करना हो, तो कौन सा ऑसिलेटर काम लेते हो बेटा? ब्लॉकिंग ऑसिलेटर काम में लिया जाता है। ब्लॉकिंग ऑसिलेटर, बंद या फिर रोकना कह सकते हैं ना, रोकना। तो इसे ब्लॉकिंग ऑसिलेटर कहा जाता है। अब बेटा इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट पर हम आ गए हैं, और वो क्या था? इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट का क्या था? जिसे कहते हैं स्वीप जनरेटर। सर ये स्वीप जनरेटर क्या होता है? अभी बताते हैं बेटा। तीसरा है स्वीप जनरेटर, त्वरित, है ना? ध्यान रखना बेटा, इसका दूसरा नाम पूछा जाता है, इसे इसे सॉ टूथ जनरेटर भी कहा जाता है। क्या बोलोगे? इसे सॉ टूथ जनरेटर भी कहा जाता है। इसे शॉ टूथ। अब शॉ टूथ का मतलब तो समझ गए ना? ऐसी वाली तरंगे बढ़ेगी फिर सीधे घटेगी, इस तरह से। इसे शॉ टूथ जनित्र भी कहते हैं। अब वो बेटा इसे शॉ टूथ जनित्र कहते हैं, इसका मतलब क्या है? इससे ट्रायंगल और शॉ टूथ तरंगे उत्पन्न होगी, इसलिए, है ना? तो इससे त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार तथा शॉ टूथ तरंगे तरंगे उत्पन्न कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है? हाँ। एक और बेटा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका प्रयोग कहां करोगे भैया? शॉ टूथ हर जगह से डिले और टाइमिंग सर्किट पे यूज करेंगे, है ना? जैसे कि आपके सर्किट ब्रेकर के अंदर जो टाइमिंग सर्किट होते हैं उनमें। इसको कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी में करोगे। और बेटा बाई स्टेबल कहां करोगे? आप सभी जानते हैं बेटा, फ्लिप फ्लॉप के रूप में, ठीक है? ये लो भैया कंप्लीट। उसके बाद दूसरा होता है ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। क्या होता है बेटा? ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। चलिए दूसरा ये भी पढ़ लेते हैं। सर ये क्या होता है? ब्लॉकिंग ऑसिलेटर, ब्लॉकिंग ऑसिलेटर, सर इसका काम क्या होता है? अरे रुक यार दौलित। तो आपको पता है बेटा, इसका प्रयोग आपसे पूछा जाता है, और वो क्या होता है? जब जब नॉन साइनोसोडल यानी कि अज्यावक्रिय में, ज्यावक्रिय तरंग में किसकी करनी हो बेटा? ब्लॉक करना हो, कोई सिग्नल बंद करना हो, है ना, में किसी पार्ट पर, किसी हिस्से पर
ब्लॉकिंग यानी कि बंद करना हो तो कौन सा ऑसिलेटर काम लेते हो बेटा? ब्लॉकिंग ऑसिलेटर काम में लिया जाता है। ब्लॉकिंग ऑसिलेटर बंद या फिर रोकना कह सकते हैं ना, रोकना, तो इसे ब्लॉकिंग ऑसिलेटर कहा जाता है। अब बेटा इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट पर हम आ गए हैं और वो क्या था? इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट का क्या था? जिसे कहते हैं स्वीप जनरेटर। सर ये स्वीप जनरेटर क्या होता है? अभी बताते हैं बेटा। तीसरा है स्वीप जनरेटर, त्वरित, है ना? ध्यान रखना बेटा, इसका दूसरा नाम पूछा जाता है, इसे इसे सॉ टूथ जनरेटर भी कहा जाता है। क्या बोलोगे? इसे सॉ टूथ जनरेटर भी कहा जाता है। इसे शॉ टूथ। अब शॉ टूथ का मतलब तो समझ गए ना? ऐसी वाली तरंगे बढ़ेगी फिर सीधे घटेगी इस तरह से, इसे शॉ टूथ जनित्र भी कहते हैं। अब बेटा इसे शॉ टूथ जनित्र कहते हैं, इसका मतलब क्या है? इसे ट्रायंगल और शॉ टूथ तरंगे उत्पन्न होगी इसलिए, है ना? तो इससे त्रिभुजाकार त्रिभुजाकार तथा शॉ टूथ तरंगे तरंगे उत्पन्न कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है? हाँ। एक और बेटा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका प्रयोग कहाँ करोगे? भैया शॉ टूथ हर जगह चाहिए क्या? नहीं, तो बेटा इसका प्रयोग कहाँ होता है? प्रयोगशाला में। इसका प्रयोग कहाँ होता है? प्रयोगशाला में होता है। प्रयोगशाला में होता है। अब लास्ट बता दो बेटा इसका अन्य नाम क्या होता है? तो ध्यान रखना, और बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं बॉक्स बना देता हूँ। इसका अन्य नाम पूछे तो बोलना बेटा, इसे नियॉन लैंप शॉ टूथ ऑसिलेटर भी कहा जाता है। इसे नियॉन लैंप होता है ना? हाँ, इसे नियॉन लैंप की मदद से शॉ टूथ ऑसिलेटर भी कहा जाता है। शॉ टूथ दोलित्र दोलित्र भी कहते हैं। अभी किसी एग्जाम में आया था तो मैंने आपको लिखना उचित समझा, कहते हैं। लो भैया, तो आज बेटा आपकी फाइनली इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह से कंप्लीट। आसानी से पढ़ना, एक एक चीज पढ़ना, हर चीज मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने साथ मम्मी पापा का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच, बाय।